हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब। बहुत दिन क्लास ऑफ हुआ था, शायद बहुत सारे को प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए सॉरी। और अभी घर पे नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास बड़ा बोर्ड भी नहीं है, ठीक है। जिसमें क्लास करता हूँ वो बोर्ड नहीं है मेरे पास, एक छोटा सा बोर्ड है, इसी से मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हैव ए नाइस डे। देखिए, प्रीवियस क्लास में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी क्या है, PH/S, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये जान चुका हूँ हम लोग। कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेना, जैसे कि मान लीजिए 10 kg, ठीक है, किसी चीज़ का वेट है, या 5 न्यूटन, ये क्या है, फोर्स है। देखिए, सिर्फ ये 10 kg या 5, ये 5 और 10 को देखकर पता नहीं चलेगा ये कौन सा क्वांटिटी है। जैसे मैं ये न्यूटन देखा तो ये बता दिया मैंने ये क्या, फोर्स है, ठीक है। ये केजी देखा, इसमें बता दिया ये वेट है, ठीक है। तो ये क्या डिनोट करते हैं, ये टाइप्स कर सकते, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। ये क्या है, यूनिट। तो यूनिट देख के हम पता लगा लेते हैं ये कौन सा टाइप का क्वांटिटी है। जैसे कि ये वेट है, कभी नहीं ये बताएंगे, ये लेंथ नहीं बताएंगे। लेंथ होता तो क्या लिखता, 5 सेंटीमीटर, तो ये देख कर पता चलता है ये सेंटीमीटर है, मतलब लेंथ है। और ये 10, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, वैल्यू, और वैल्यू बस कह सकते हैं, मतलब कितना अमाउंट है। ये क्या है, अमाउंट। जैसे यूनिट, यूनिट वेक्टर पढ़ा है, यूनिट। यूनिट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट, स्टैंडर्ड अमाउंट। ये स्टैंडर्ड अमाउंट का कितना गुना है, ये डिनोट करता है क्या, ये वैल्यू। ये वैल्यू डिनोट करता है क्या, ये स्टैंडर्ड अमाउंट जो है उसका कितना गुना है। ये 10 गुना है, इसलिए 10 kg हुआ, ये पता चलता है ये क्वांटिटी से। तो हम लोग ये कैसे फॉर्म करते हैं, और बहुत सारे कुछ पढ़ लिया। लेकिन अब बारी है इसका, 10 का, मतलब ये kg, मतलब ये मेज़रमेंट, ये मेज़रमेंट करेंगे हम। और जब मेज़रमेंट करने जाऊंगा बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है, वही प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। हम दुकान में जाते हैं, बता देते 10 kg आलू दे दीजिए, तो आलू दे देते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई एक वेट से मेज़र करते हैं, तो यहाँ शो किया 9.978। तो आमतौर पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम चाहेंगे क्या, 10.023 या 123 होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें मुझे दिक्कत है, क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है, ज़्यादा होगा तो मेरा ही लाभ होगा ना। लेकिन यहाँ क्या है, मुझे एक्यूरेट मेज़र करना है, एक्यूरेट चाहिए मुझे। तो एक्यूरेट मेज़र करेंगे तो इसके लिए क्या क्या हो सकता है, एरर भी आ सकता है। देखिए, कभी भी अगर सामान लेते हैं वक्त, कभी 10 kg को एकदम 1000 नहीं दिखाते, ये 1 ग्राम एक्स्ट्रा, 1 ग्राम कम है। और मान लीजिए एक दुकान से 10 kg ले लिया, उसी को अगर दूसरे दुकान का वेट बॉक्स से हम मेज़र करेंगे तो ये कुछ और होगा, 10 पॉइंट समथिंग हो सकता, 012 हो सकता, या 9.978 ऐसा भी हो सकता। मतलब क्या है, कुछ ना कुछ एरर आ सकता है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे हम व्हाट इज मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट, तो मेजरमेंट क्या है। देखिए, बेसिकली ये होता है कि कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब क्या है, मान लीजिए ये एक लेंथ ले लिया और ये दूसरा एक लेंथ रॉड ले लिया। मैंने बताया इसका, इसमें से एक का लेंथ है 6 मीटर और एक का लेंथ है 5 मीटर या 3 मीटर। तो पहले देखिए, देख के पता चल रहा है ये बड़ा है छोटा है, और यहाँ में भी ये बड़ा क्वांटिटी है छोटा क्वांटिटी है। तो हम ये कहेंगे ये 6 मीटर होगा और ये 3 मीटर होगा।
ये लेंथ बता रहा है क्या, कंपैरिजन, ये बड़ा वाला होगा या छोटा वाला होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मेजरमेंट इज द ऑपरेशन measurement is the operation by which we compare physical quantity with a unit chosen for that quantity। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बताया 6 मीटर, ठीक है, तो 6 मीटर इसका यूनिट क्या है, 1 मीटर मान लीजिए इसका यूनिट है। तो ये 1 मीटर मतलब which we compare the physical quantity with unit chosen, जिसका इसका जो यूनिट माना गया मतलब 1 मीटर, इसके साथ मैं कंपेयर करूँगा, ये कितना ही है, 6 गुना है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 गुना होगा। तो ये क्या है, 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, 1 मीटर 6 मीटर। तो हम क्या करेंगे, मेजरिंग मतलब कंपैरिजन। इसके बाद देखिए ज़रूरत क्या है, नीड, क्यों कंपेयर करेंगे हम। बाज़ार में जाकर तो मैं 10 kg 100 रुपया दे दिया, मान लीजिए 100 रुपया दे दिया, RS 100 दे दिया, आलू चाहिए, पोटैटो, तो हम पहले पता क्या करते हैं, ये कितना किलो है, प्राइस केजी, RS पर केजी, मतलब कितना रुपया केजी है। मान लीजिए बता दिया 10 kg, 10 रुपया पर केजी है, ठीक है, तो पर केजी का वैल्यू अगर 10 होगा तो हम क्या कितना मिलेगा, 10 kg आलू मिलेगा। तो अगर ये कुछ भी डाल देगा मुझे, हम नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे 10 kg चाहिए, इसे कम तो नहीं चाहिए, ज़्यादा देगा तो अच्छा है। लेकिन जब मेज़रमेंट करेंगे, लेकिन इससे ना कम लेंगे ना ज़्यादा लेंगे, एकदम एक्यूरेट 10 kg, ठीक है। और मान लीजिए कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट छोड़ दो, मान लीजिए T = 2 पाई √L/g, ये फार्मूला पहले बता चुका हूँ, बाद में भी है। ये क्या है, टाइम पीरियड, ये L है और ये G है। मतलब अगर ये एक पेंडुलम है, ठीक है, इसको अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये ऐसा मूव करेगा, मतलब ऐसा ऐसा। तो इसका जो ये लेंथ हो, ये लेंथ, ठीक है, और G का मतलब क्या है, G हम का वैल्यू है 981 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लिख सकते हैं 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मान लीजिए मैं इसका वैल्यू पता करने के लिए ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये L का मैंने मेज़र कर लिया, ये टाइम पीरियड मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक गया फिर यहाँ लौट आया, मतलब इतना सा, कितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड मैंने नोट करेंगे। तो ये हम वॉच से नोट कर लिया। तो इसका जो वैल्यू है, मान लीजिए निकल के आ गया G का वैल्यू, इस फार्मूला से क्या होगा G का वैल्यू, देखिए ये स्क्वायर कर दिया, T² = 4 पाई स्क्वायर L/g, मतलब G कितना होगा, 4 पाई स्क्वायर L/t²। तो इसका T का वैल्यू पुट कर दिया, L का वैल्यू पुट कर दिया, पाई का वैल्यू तो पता है 3.1415। तो यहाँ से आ गया 970, या मान लीजिए आ गया 1000 सेमी पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो ये मेज़र करने के लिए कर रहा हूँ, तो ये एक्यूरेट सही है या गलत है फार्मूला, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रहा है ये सही है या गलत है, तो उसके लिए भी मेजरमेंट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये, अगर मान लीजिए एक लड़का ने इतना किया और एक लड़का ने 981 के एकदम करीब करीब, मान लीजिए
78 या 79 निकाल के आ गया है इसका एक लड़का का रिजल्ट। तो क्या कहेंगे यहाँ, ये फार्मूला सही सही है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने जाऊँगा तब भी मुझे क्या चाहिए, कुछ मेज़रमेंट का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और कोई कंपनी अगर है प्रोडक्शन और क्वालिटी का, क्या करते हैं, अगर कंपनी अच्छा बनाना है तो प्रोडक्शन एंड क्वालिटी के लिए क्या मेज़रमेंट भी करना पड़ेगा। हर कोई चीप खरीदो, किसी भी चीज़ खरीदना, वहाँ पे लिखा होता है 20 ग्राम, 100 ग्राम, 25 ग्राम, तो मेज़रमेंट का एक ज़रूरी पार्ट है। अगर मान लीजिए किसी पे लिखा हुआ 100 ग्राम और दिया हुआ है 80 ग्राम, तो उसमें केस हो जाएगा, ठीक है। तो नीड ऑफ मेज़रमेंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, वीडियो पॉज करके। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेजरमेंट्स आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, प्रोडक्शन मतलब कोई भी कंपनी है कितना प्रोडक्शन करना है, ठीक है, इसका क्वालिटी क्या रखना है, इसके लिए मेजरमेंट करने का ज़रूरी है, पहले बताया। ऑल साइंस एक्सपेरिमेंट नीड सम मेजरमेंट। कोई भी साइंस एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे मेजरमेंट वगैरह कोई चीज़ नहीं होगा। मेजरमेंट का वैल्यू से पता चलता है ये एक्सपेरिमेंट सही जा रहा है, ये गलत हो रहा है। एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशंस ऑफ लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस, कोई भी अगर लॉ दे दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अगर इसका भी कोई अगर ये थ्योरी है, ठीक है, इसका कोई अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पे भी मेज़र करना पड़ेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़े हैं, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वहाँ भी मेज़र करना पड़ेगा। कोई भी थ्योरी है उसको मेज़र करेंगे क्या, वेरिफिकेशन के लिए, ये वो जो थ्योरी है वो सही है या गलत है, इससे पता चल जाएगा, मेजरमेंट से पता चल जाएगा वो सही है गलत है, ठीक है। ये था क्या, नीड ऑफ मेजरमेंट। इसका नोट मिल जाएगा, मैं दे दूंगा लिंक में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो मेजरमेंट है हम कैसे कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए टी इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है। यहाँ से बताया था क्या, ये इसका जी का वैल्यू पता करेंगे, तो जी क्या लिखा था, जी इक्वल टू 4π² L/t²। तो देखिए टी क्या है, टाइम पीरियड, मतलब क्या है जी, ये जो बॉब है यहाँ से फिर यहाँ तक लौटने कितना टाइम लगता है, मतलब 1 पीरियड मतलब क्या है, मतलब एक कंप्लीट साइकिल। मान लीजिए कोई एक चीज़ ऐसे जा रहा है ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक, और मान लीजिए सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, यहाँ आया पॉइंट पे जहाँ पे स्टार्टिंग किया था, फिर यहाँ से यहाँ आया, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लगता है, ये होता है टाइम पीरियड। तो ये कैसे मेजर करेंगे, ये वॉच से, स्टॉप वॉच सभी का मोबाइल में है, या अभी भी इसका लैब में इसका अलग ये टूल्स भी है स्टॉप वॉच। तो ये क्या है, स्टॉप वॉच से मेजर करेंगे, स्टॉप वॉच। तो ये क्या है कि इंस्ट्रूमेंट है, इसमें क्या, इसमें इससे हम क्या स्टॉप वॉच से डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। तो एक तो हो गया डायरेक्ट, और ये लेंथ है, स्केल से मैंने क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेजर कर सकता हूँ। तो ये लेंथ और टी, इसको हम डायरेक्ट मेजर कर सकता हूँ। और एक क्या है जी, जी का मतलब क्या है, जी का वैल्यू है क्या, इनडायरेक्टली मेजर कर रहा हूँ। तो ये हो गया क्या डायरेक्ट मेजरमेंट, और ये हो गया क्या इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का दो टाइप का है, एक है डायरेक्ट मेजरमेंट और एक है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ये नोट कर लेना, ठीक है। मेजरमेंट, नीड ऑफ मेजरमेंट, नीड ऑफ मेजरमेंट। देखिए टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट दो तरह का है, एक तो बताया डायरेक्ट मेजरमेंट और एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट। आवाज़ बहुत है बाहर का। एक डायरेक्ट मेजरमेंट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, व्हेन द मेजरमेंट when the measurement are taken directly using
टूल्स और इंस्ट्रूमेंट और अदर मेजरिंग डिवाइस। कैसे? जैसे मान लीजिए स्केल हो सकता है, एक स्केल, स्टॉप वॉच, और वर्नियर कैलिपर, स्लाइड कैलिपर, स्क्रू गेज। ठीक है, ये सब क्या है? स्क्रू गेज भी हो सकता है, तो स्फेरोमीटर हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इससे हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, और इनडायरेक्टली मेजरमेंट मस्ट डन measurement done through a formula or calculation। जैसे क्या फॉर्मूला बताया था? T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, यहाँ से कर सकते हैं। F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है ये। मतलब दो बॉडी है यहाँ और यहाँ, इन दोनों का, ये इसका मास m1, इसका मास m2, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास का दूरी क्या है? r। तो इन दोनों का बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो क्या होगा? F इक्वल टू इन दोनों मास का मल्टीप्लिकेशन, मतलब F प्रोपोर्शनल टू होता है m1 m2, और क्या होता है? F प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू कितना है? Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये है कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट दो टाइप का है, डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो देखिए, जब भी हम मेज़र करेंगे, यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसा नहीं है ये हम डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट दोनों से एकदम एक्यूरेट मेज़र कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी मतलब एरर आ भी सकता, मतलब आएगा मस्ट। ऐसा हो गया, मतलब हम लोगों का मेजरमेंट का एरर मस्ट आएगा। मान लीजिए, देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ, जब स्केल देखा है, स्केल, ठीक है, बहुत छोटा छोटा ये है, डिवीजन है। अगर आप किसी का लेंथ ऐसे मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, ये कितना होगा? अगर इस डायरेक्शन में, मतलब जो पेन है ऐसे देखेंगे तो लगेगा एक और है, और ऐसे देखेंगे तो लगेगा और एक, और हम सीधे देखेंगे तो एकदम एक्यूरेट देखेंगे। तो कोई भी अगर स्केल से रीडिंग लेना है, को मेज़र करने के लिए स्केल से, तो क्या करना पड़ता है? एकदम सीधा देखना पड़ता है, सीधा। अगर हिलेंगे तो गड़बड़ होगा। एक तो ये हो गया। और मान लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट का कोई फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, तो वो कितना होगा? मान लीजिए ये स्केल है, ये 5.5 है और ये 5.6 है। किसी का एक लेंथ मेज़र कर रहा हूँ, तो उसका तो ऐसे आ गया, ये बहुत छोटा है, मान लीजिए ऐसा ही है, इसको मिटा देते हैं। पहले इसको नोट कर लेना, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कोई एक स्केल है, यहाँ इधर भी है, ड्रॉ नहीं किया, तो ऐसे आया, और करीब ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ये कितना होगा? देखिए, अगर इस साइड से देखेंगे तो हाँ लगेगा ये, मतलब इस साइड से देखेंगे तो लगेगा है ये कि 6 है, 6.1, 6.2 है, ये 6.2 लगेगा। सीधा देखेंगे तो नहीं देखेंगे, ये 6.1 और ये 6.2 इन दोनों के बीच में है, तो कितना लेंगे? तो ये इंस्ट्रूमेंट कैपेबल नहीं है इसका मेज़र करने के लिए, क्योंकि इसको मेज़र करने, ये हमारा लिस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर, इससे कम नहीं मेज़र कर सकता। तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्ट मेज़र करने के लिए, जहाँ ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ से ये आएगा। और मान लीजिए थ्योरी में अप्लाई कर रहा हूँ, इस थ्योरी का कुछ कंडीशन हो सकता है, इस थ्योरी का कुछ कंडीशन होगा, अगर उस कंडीशन मिसमैच हो जाएगा तो भी एरर आ जाएगा। और मान लीजिए जब भी मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मुझे थकान महसूस हो रहा है, बहुत टायर्ड लग रहा है, ठीक है, तब क्या होगा? वही कोई ले लेते हैं, एक ऐसा वैल्यू बोल के ले लेते हैं, हम सही से नहीं देखते, ठीक है। और मेरा ऑब्जर्वेशन पावर और किसी और का ऑब्जर्वेशन पावर अलग हो सकता है, तो मैं जो रीडिंग लूँगा दूसरा कोई और लेंगे, ऐसा हो सकता है। तो वेरियस कॉजेस में क्या होगा? प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब एरर आ सकता है। हम लोगों का काम क्या है?
जो एरर आएगा उसको डील करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने टाइप्स का एरर होता है। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। एरर इन मेजरमेंट क्या है? एरर क्या है? अनसर्टेनिटी इन ए मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इन मेजरमेंट of physical quantity is called measurement, called an error। एरर क्या है? दो टाइप का है बताया था। एक तो है टाइप्स, नंबर 1 है क्या? सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर कौन सा होता है? जो एरर का कारण हम जानते हैं, नॉन कॉज, मतलब जिसका कारण हम जानते हैं, मतलब नॉन कॉज। और ये अगर कारण इसका पता है तो हम इसको डील कर सकते हैं। और दूसरा क्या है? वी, रैंडम एरर। किसी किसी किताब में ये 3 भी दे दिया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मैंने 2 पार्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, तो रैंडम एरर, और ये रैंडम एरर क्या है? ये हम डील नहीं कर सकते, ये रैंडमली आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सिस्टमेटिक एरर कौन सा है? सिस्टमेटिक एरर जैसे बताया, मेरा थकान हो रहा है, ठीक है, मैं टायर्ड हूँ, मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, मतलब जैसे तैसे कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट, इसके लिए भी आ सकता है एरर। और मान लीजिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसका कैलिब्रेशन सही नहीं है। मतलब क्या है? जैसे देखा है स्फेरोमीटर में, ठीक है, जो यहाँ 2 स्केल रहता है, ठीक है, एक तो वर्नियर स्केल है और एक मेन स्केल है। जब इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं हम, तो इसका 0 और मेन स्केल का 0 एक ही लाइन में रहना चाहिए। अगर इंस्ट्रूमेंट सही से कैलिब्रेट नहीं है तो ये दोनों दाग एक साथ नहीं मिलेगा, तब एरर आ जाएगा मेजरमेंट करने के लिए। और मान लीजिए ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण टेम्परेचर ये बढ़ गया, तब भी एरर आ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है क्या? सिस्टमेटिक एरर जो हम जानते हैं। और रैंडम एरर हम नहीं जानते, वी कैन नॉट डील इट, अननोन कॉज। मतलब मान लीजिए कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट के लिए 10 डिग्री जो थ्योरी में बताया गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए इस एक्सपेरिमेंट का, मतलब रिजल्ट आने, सही रिजल्ट पाने के लिए। और मैंने जो फिलहाल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अभी, इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर। ठीक है, तो जब 20 डिग्री हो जाएगा, या अगर मान लीजिए सामान में कर रहा हूँ तो ये 40 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तब क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? कुछ अलग हो जाएगा, मतलब एक्यूरेट जो वैल्यू है उससे ज़्यादा या कम आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट का कोई कंडीशन है, वो कंडीशन मैंने वायलेट कर दिया, तब भी कोई एरर आ सकता है। वो सब चीज़ है क्या? रैंडम एरर। आज जिसका कारण हम नोन है, आज जिससे हम डील कर सकते हैं वो है सिस्टमेटिक एरर, आज जिससे हम डील नहीं कर सकते वो है रैंडम एरर। देखिए सिस्टमेटिक एरर क्या है? सिस्टमेटिक एरर्स आर ड्यू टू are due to आइडेंटिफाइड, मतलब आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया, आइडेंटिफाइड caused and can in principle be can be eliminate
एलिमिनेट एंड कॉज्ड एंड कैन बी प्रिंसिपल कैन इन प्रिंसिपल मतलब जो प्रिंसिपल है उसमें है, ठीक है, और इसको क्या कर सकते हैं हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कैन एलिमिनेट इट। ये भी 2-3 टाइप का होता है। इसके बाद देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर क्या है? नंबर 1 पर्सनल एरर, पर्सनल एरर क्या हो सकता है? सॉरी, पर्सनल एरर मतलब क्या है? अनकॉन्शियसनेस, पहले बता चुका हूँ ये सब। कॉन्शियसनेस, लैक ऑफ फिटनेस, मिस्टेक इन कैलकुलेशन, मिस्टेक इन कैलकुलेशन। मान लीजिए यहीं से जो क्या है F=G(m1m2/r²। इसका वैल्यू बताइए, ये वैल्यू बताइए, ये वैल्यू बताइए, ये वैल्यू बताइए। मैंने कैलकुलेशन करते वक्त मैंने गलत पुट कर दिया किसी वैल्यू का, तो क्या होगा? वो गलत आ जाएगा, लेकिन ये फार्मूला तो सही है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ मतलब वो मेरा प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो पर्सनल एरर है। वो कैलकुलेशन, नॉट प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, नॉट प्रॉपर ऑब्जर्वेशन। अगर मैं सही से नहीं देखेंगे तो कैलकुलेशन भी गलत हो सकता है और उससे भी एरर भी आ सकता है। तो ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है कहीं किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए। नंबर 2 क्या होगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर, मेंटल एरर क्या है? फॉल्ट इन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट की फॉल्ट हो सकता है, और नॉट प्रॉपर कैलिब्रेट, और नॉट प्रॉपर कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। और क्या हो सकता है? लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लिमिटेशन ऑफ मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट का जो इंस्ट्रक्शन बगैर पढ़ के हम मेजर कर रहा हूँ, तो क्या होगा? उसका लिमिटेशन को पहले जानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको स्क्रू गेज दे दिया, स्क्रू गेज, एक स्क्रू गेज है, ठीक है, तो क्या इससे कोई मेजर कर सकते हैं? क्योंकि इसका पहले जानना होगा कैसे मेजर करते हैं। अगर बिना जाने हम इससे मेजर करेंगे तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे कोई भी इंस्ट्रूमेंट। तो इसको क्या, लिमिटेशन को जानना ज़रूरी है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और एक भी है, ठीक है, एक्सटर्नल एरर। ये दोनों नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, नोट कर लिया। तीसरा पॉइंट क्या है? एक्सटर्नल एरर। ये क्या चीज़ है? खाते हैं पीते हैं। देखिए जैसे बताया था क्या, टेम्परेचर 10 डिग्री ज़रूरत था, ठीक है, वो अभी 20 डिग्री है, ये भी हो सकता है। और मान लीजिए टेम्परेचर के कारण इसका लेंथ, जो स्केल का लेंथ है, जो मेटल होता है, क्या होता है, जैसे रेल लाइन है, रेल लाइन देखें हैं आप लोग सारे, दोनों लाइन के बीच में गैप रहता है, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है ये इसका एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। एक्सपेंशन होने की बजाय ये गैप पूरा हो जाता है। अगर ये गैप नहीं रखते हैं तो क्या होता है, इसमें ऐसे ओवरलैप कर जाता है, ऐसे, ठीक है। अगर गैप है तो ये बढ़ेगा, ऐसा लग जाएगा। अगर ना लगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसे हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। और मान लीजिए ये सिंपल पेंडुलम, इसका एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे इसको यहाँ खींच के छोड़ दिया मैंने, तो इसे रोटेट मतलब ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट करते वक्त अगर मान लीजिए वाइंड फ्लो है, हवा चल रहा है, हवा, तो क्या होगा, ये डिस्टर्ब होगा इसका, ठीक है। डिस्टर्ब होने से क्या होगा,
इसका वैल्यू गलत आ जाएगा, मतलब वो एक्सपेरिमेंट की कंडीशन ही मैच नहीं कर रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, ये टेम्परेचर, टेम्परेचर, वाइंड फ्लो लिख सकते हैं, फ्लो, और वाइब्रेशन, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बी पॉइंट क्या था, रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है, रैंडम एरर random error are those error which occurs irregularly and hence are random with respect to and size, and this type of error cannot reduced or eliminate। ठीक है, नोट कर लेना ये, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, यू कैन से दैट दिस एरर कम्स ड्यू टू वाइब्रेशन, वाइंड फ्लो, और वेरिएशन ऑफ कंडीशन, ऑब्जर्वेशन, वेरिएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, यू कैन से दिस टाइप ऑफ द एरर, दिस टाइप मतलब रैंडम एरर, दिस टाइप ऑफ एरर, types of error comes due to variation of condition, observation, ठीक है, ये नोट कर लेना एरर। तो जहाँ प्रॉब्लम है ये एरर कैलकुलेशन, यहीं से असली पढ़ाई स्टार्ट है, ठीक है, एरर का। कि हमको एरर को कैलकुलेशन करना होगा, किस टाइप का एरर है, ये एरर कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये कितना एरर है, सारी चीज़ बताएंगे। पहले इतना ही पढ़ लीजिए, नोट कर लेना सब, इस पार्ट में इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और एक चीज़ बता देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ, शायद सब लोग देख लिया होगा डिफरेंशिएशन। जैसे मान लीजिए 3 + 2 ये करते हैं, या 4 ÷ 2, या 4 - 2 -2। देखिए ये सब क्या है, प्लस, डिवीजन, माइनस, ये सब क्या है, एक ऑपरेटर है। ये क्या बताता है, ये 5 होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिया, 4 + 2 लिख दिया, तो क्या होगा, ये 6 होगा, ये कितना होगा, 2 होगा, ये भी 2 होगा, ठीक है। अगर ये 8 होता तो ये 4 होता। तो देखिए ये सिर्फ, सॉरी, ये 6 होता, तो ये सिर्फ ऑपरेटर चेंज हुआ तो इसका वैल्यू डिफरेंट निकल के आ गया। तो इसी तरह के ऑपरेटर है डी, मतलब डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन इसको कैसे डिनोट करते हैं, डी से, स्मॉल डी।
कैसे, एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए ये कलकत्ता है और ये आसनसोल है। एक लड़का बाइक लेकर यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, आसनसोल। यहाँ हमारा घर है, ठीक है, यहाँ एक इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ एक इलेक्ट्रिक पोल है। हम घर से देख रहा हूँ ये दोनों को। तो एक बाइक से जब जा रहा है तो मुझे देखना है जिसका स्पीड कितना है, कितना तेज़ी से गया यहाँ से यहाँ तक। तो क्या हम क्या करेंगे, घर से जाएंगे कलकत्ता जाएंगे, कलकत्ता से इसका बाइक का पीछे लेंगे, पीछे लेकर आसनसोल तक जाएंगे? आसनसोल जाएंगे क्या? तो नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ घर पे बैठेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक पोल यहाँ जब ये एंटर करेगा लड़का, हम देखेंगे, मान लीजिए टाइम देख लेंगे, और यहाँ जब ये इलेक्ट्रिक पोल क्रॉस कर जाएगा तो ये क्या, यहाँ पे भी हम टाइम नोट कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ से हो गया क्या, यहाँ से जाने के लिए 3 सेकंड टाइम लगा, 3 सेकंड। इन दोनों का दूरी कितना है, 50 मीटर। तो 50 मीटर गया 3 सेकंड में, 50 मीटर गया 3 सेकंड में। तो एक कितना होगा, 50 डिवाइड बाई 3, मतलब 16.6 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड था। तो ये क्या हुआ, इतना बड़ा सा पथ है, मतलब रोड है, और इसका जर्नी बहुत बड़ा है, लेकिन छोटा सा, एक छोटा, मतलब इसका कलकत्ता और आसनसोल का डिस्टेंस में ये 50 मीटर क्या है, नेग्लिजिबल है। तो छोटा सा पार्ट ले लिया, इसको हम क्या है, डेल से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर और भी छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो इसको डी से डिनोट करते हैं। इतना जानने का भी ज़रूरत नहीं है क्लास में, मतलब मैथ क्लास में सब जान लेना, ठीक है। अभी देखो, जैसे मान लीजिए एफ, ये कहता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मान लीजिए लिख दिया 3x² + 4x, ठीक है। तो ये फंक्शन कहलाता है। फंक्शन मतलब क्या है, ये कहता है कि ये जो क्वांटिटी है ये x का ऊपर डिपेंड है, x से डिपेंड है क्या, ये क्वांटिटी, एफ ऑफ एक्स फंक्शन, ठीक है। इसमें कोई वेरिएबल है, ठीक है। तो इस सारे चीज़ मैंने उस वीडियो में बताया था, वो दिखाएंगे नहीं। जो फ़िलहाल जितना ज़रूरत है मैं यहीं उतना ही बोलूँगा, और वो जो वीडियो जो नहीं देखा देख लेना, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, मान लीजिए ये डी x⁴n, किसी भी फंक्शन y = लिखा हुआ x⁴n, तो इसको आप डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे हम लिखेंगे डी मतलब क्या है, जैसे प्लस है, जैसे माइनस है, डिवाइड बाय है, इसी तरह डी है। तो क्या लिखेंगे, जब भी ये ऑपरेट करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या होगा, इसका पावर कितना है, n है, ये n क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा n। उसके बाद क्या होगा, x का पावर क्या होगा, x का पावर n था, इसका एक घट जाएगा, पावर से एक घट जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से इसका पावर नीचे आ गया और एक घट गया, लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे, dx, जो वेरिएबल होगा उसका dx लेंगे। सिर्फ इसको पिक्चर की तरह याद रखना, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब बाद में देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल मुझे इतना ज़रूरी है, इतना पढ़ाएंगे, क्योंकि इसका डिटेल्स इसके आगे 2-3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा होगा। अगर मान लीजिए इसको dx का रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, मतलब इसका जो चेंज है वो dx का x का रेस्पेक्ट में कितना होगा, तब क्या होगा, यहाँ नहीं dx लिखा तो यहाँ भी dx लिखेंगे, तो क्या होगा, n(x⁴n - 1). तो d अगर y लिखेंगे, अगर ये मान लीजिए x⁴n है, तो क्या लिखेंगे, n(x⁴n - 1). ये क्या होगा, dx, नीचे क्या है, dy, यहाँ पे dy है, यहाँ पे dy है, सेम चीज़, ये भी एक जैसे है, ये भी वैसे ही है। अगर यहाँ नीचे dx है तो यहाँ भी नीचे dx होगा, यहाँ भी नीचे अगर dy है, y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो ये भी dy होगा, ठीक है। तो जैसे कि दोनों एक ही चीज़ है, dx इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो इसलिए 1 आ गया, और ये तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो क्या होगा, dx/dy ऐसे रह जाएगा। मान लीजिए x का जगह cos है, तो यहाँ भी cos आ जाएगा। अगर मान लीजिए x का जगह गाय है, काऊ, ठीक है, तो ये क्या होगा, काऊ, ये क्या होगा, काऊ, ठीक है। और मान लीजिए ये क्या है, x⁵, इसको d कर रहा हूँ, किसी का रेस्पेक्ट में नहीं है, तो क्या होगा, इसका वैल्यू कितना है, 5, तो 5 आ गया। x का पावर क्या हुआ, 5 - 1, एक घट जाएगा, उसके बाद क्या होगा, dx होगा,
अगर इसको डी एक्स के रेस्पेक्ट में करूँगा तो यहाँ भी डी एक्स लिख देना, और क्या होगा 5x⁴, ठीक है। और अगर ऐसे होगा, मान लीजिए 3x⁻7 है, -7 है, मान लीजिए -7, 3x⁻7, तो क्या लिखेंगे, सेम चीज़ करेंगे, डी। पहले देखिए जो वेरिएबल है ये, इसके साथ 3 क्या है, मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होगा वो बाहर निकल जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई है, ये ऐसा है, सिर्फ इसी केस में क्या होगा, 3 बाहर निकल जाएगा, dx⁻⁻7। तो क्या होगा फिर, क्या बताया था, ये dx⁻n क्या होगा, n(x⁻n−1 dx। तो यहाँ n की जगह क्या है, 7 है, तो -3 तो है बाहर पहले ऑलरेडी, इंटू क्या होगा, -7 हुआ। उसके बाद क्या होगा, एक घट जाएगा, x⁻7 -1 इंटू dx। तो क्या आया, 3 7 तो -21 x⁻⁻8 dx। तो मल्टीप्लाइड है इसलिए बाहर आ गया, ठीक है। और क्या है, मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, d/कांस्टेंट, तो क्या होगा, कांस्टेंट मतलब क्या, मान लीजिए ये d3 है, 3, तो क्या लिख सकते हैं, d3 × x⁻0। देखिए x⁻0 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 3 वेरिएबल 3 कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाइड है, तो बाहर निकल के आ गया dx⁻0, तो क्या होगा 3। देखिए पावर कितना है, 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड हुआ, और क्या होगा x⁻0 -1, अगर 0 से मल्टीप्लाइड होगा तो क्या होगा, वैल्यू इसका 0 होगा। तो क्या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगर मान लें कोई ऐसे क्वेश्चन है, 3x² + 4x, ठीक है, प्लस 5z², ऐसा कोई इक्वेशन है, y = 2, तो मुझे dy निकालना है, क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, dy, तो dy की जगह क्या है, ये वाला लिखेंगे, क्या है, 3x² + 4x + 5z²। मैं किसी का रेस्पेक्ट में नहीं कर रहा हूँ। फिर देखिए जो d है ना, ये हर टर्म के बीच में बांट जाएगा, मान लीजिए कैसे, d 3x² + d 4x² + d 5z², अलग अलग लिख लिया सबको, मतलब ऑपरेशन जब करेंगे सभी का ऑपरेशन करेंगे, किसी एक को नहीं, सबका, ठीक है। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, d मतलब 3, क्या हुआ, dx² प्लस ये क्या है, 4x है, 4 बाहर आ गया, dx बचा है, प्लस ये क्या है, 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर आ गया, dz², ठीक है। उसके बाद देखिए 3 x का पावर कितना है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद क्या होगा, x का पावर 2 -1, एक घट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये x है तो यहाँ dx लिखेंगे, प्लस इसका पावर कितना है, 1 है, तो 4 × पावर कितना है, 1, और क्या होगा, x का पावर 1 - 1 0 हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, dx प्लस ये देखिए 5 है, इसका पावर कितना है, ये z है या कुछ और है, मुझे देखने का ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, सबका रूल्स एक ही है। 5 2 लिखा, उसके बाद क्या, z का पावर 2 - 1, और यहाँ z है इसलिए क्या लिखेंगे, dz, यहाँ x था इसके लिए dx, यहाँ भी x था इसके लिए dx, यहाँ y था इसलिए dy लिखा। तो क्या आया, इसका वैल्यू निकाल के dy = 6x dx प्लस ये 4 dx, मतलब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx होगा, x का डिफरेंशिएशन dx होगा, प्लस 10z dz, तो dy निकल गया। मान लीजिए कहा गया dy dx क्या है, कितना होगा dy dx, तो इसी का dy dx निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, dx, यहाँ क्या होगा, dx, यहाँ क्या होगा, dx, यहाँ क्या होगा, dx, तो ये कितना होगा वैल्यू
1, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 1, तो क्या आएगा 6x प्लस 4 प्लस 10, सॉरी इसका 1 नहीं होगा, ये डी जेड है और ये एक्स है, ठीक है, तो क्या होगा 10z डी जेड अपॉन डी एक्स, ठीक है। ऐसे बहुत टाइप का प्रॉब्लम वहाँ दिया हुआ है, देख लेना। और एक टाइप दिखा रहा हूँ, ज़रूरी है अभी फ़िलहाल, लॉग पढ़े हो, लॉग एल और जी और एल एन। यहाँ बेस पे अगर 10 है तो लॉग लिखते हैं, अगर बेस पे ई है तो हम लिखेंगे एल एन। एल एन मतलब क्या है, लॉग, इसका बेस में ई है, ठीक है। तो ऐसे हम ये फार्मूला जानते हैं, लॉग m बाई एन कितना होता है, लॉग m माइनस लॉग n, लॉगरिदम जो चैप्टर पढ़े हैं 10th में, लॉग m मल्टीप्लाइड n क्या होगा, लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। अगर ऐसे है लॉग m टू द पावर n, इसका पावर में है तो क्या होता है, ये n का पावर यहाँ आ जाता है और क्या होता है लॉग m, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा, जैसे मान लीजिए लॉग d ऑफ लॉग x लिखा हुआ, इसका बेस में क्या है वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एल एन और लॉग लिखेंगे। तो अगर x है ना तो ये क्या हो जाएगा 1/x dx, ठीक है, 1/x dx। अगर ऐसा होता है log x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो क्या होगा, देखिए पहले तो ये 2 है, 2 आ जाएगा सामने, 2 log x, ये प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फिर 2 कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट मतलब ये मल्टीप्लाइड है, तो क्या लिखेंगे 2 d log x, ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है इसलिए बाहर आ गया। फिर इसका क्या होगा 2 log x का मतलब क्या होगा 1/x dx, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कुछ y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस log x z, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मान लीजिए x टू द पावर a है और z टू द पावर b है, तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब dy कितना होगा, dy क्या होगा, तो dy निकालेंगे तो dy लिखेंगे, तो y की जगह y का वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है, लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस log x टू द पावर a z टू द पावर b, ठीक है। तो ये क्या है d 3x स्क्वायर प्लस क्या होगा d 5 प्लस d log x टू द पावर a z टू द पावर b, तो इसका कितना होगा, ये 3 मल्टीप्लाइड है इसलिए बाहर आ गया 3 d x स्क्वायर प्लस ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 होगा, डायरेक्ट लिख देंगे, प्लस ये देखिए d, पहले इसको log का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, क्या होगा log x टू द पावर a प्लस log x का पावर z का पावर b, ठीक है। और पावर क्या हो जाएगा, सामने मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कैसे, ये a log x प्लस ये b को सामने ले आए b log z, ठीक है। तो क्या आया, ये 3 है पावर x है 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड हो गया, x का पावर 2 था, 2 - 1 1 घट गया, ये x है इसलिए लिखेंगे क्या dx, प्लस 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्या होगा d a log x प्लस फिर d b log z, तो क्या कितना आया 3 2 6 dy इक्वल टू 6 x के पावर 1 dx प्लस ये क्या है log है, इसका ये मल्टीप्लाइड है तो मल्टीप्लाइड बाहर आ गया, और log का क्या बताया था 1/x dx, ये बताया था क्या d अपन
लॉग एक्स इक्वल टू क्या होगा 1/x dx हो गया। ये क्या होगा प्लस ये b मल्टीप्लाइड है बाहर आ गया और लॉग z है तो क्या होगा x का z आएगा 1/z dz। यहाँ x था इसलिए x लिखा, यहाँ z था इसलिए z लिखा, बाकी तो सब सेम है। इसके बाद अगर इसको कहा गया बताइए मैं पूछा जाता है अगर dx मतलब x का रेस्पेक्ट में देखना है चेंज तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी dx लिखेंगे, यहाँ पे भी dx लिखेंगे, यहाँ पे भी dx लिखेंगे तो कितना आएगा वैल्यू देखो ये 6x प्लस a/x प्लस b/z dz/dx। ठीक है, एक x x दोनों मिल गया, दोनों सेम है, 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, लेकिन ये z है ये x से नहीं मिलेगा। ठीक है, आज तक इतना ही काफ़ी है और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पिक्चर की तरह समझे। ठीक है, ये क्या चीज़ हो रहा है, ये ऑपरेशन है इसका। तो जिस चीज़ को ये समझ में नहीं आएगा वो ज़रूर मेरा जो बंगाली में है वो वीडियो, ठीक है, बंगाली मीडियम में, तो वो देख लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये सिर्फ पिक्चर की तरह समझना ठीक है, क्योंकि इसका पीछे 2 चैप्टर और है, उसके बाद ये आएगा। सिर्फ मुझे इतना ज़रूरत है, ये दोनों चीज़ ज़रूर है, सिर्फ ये दोनों पार्ट। इसका बहुत बड़ा फार्मूला है और भी फार्मूला है, हम नहीं लिखा है यहाँ पे, इतना ही ज़रूरत है, इसने इतना ही बताया। नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट क्लास में इसका अप्लाई करेंगे हम। थैंक यू।